आज बहुत सारे डॉट्स हैं हमारे पास, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कनेक्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो इस वक्त हमारे खित्ते में सूरत हाल बन रही है उसके मुहर्रिकात क्या हैं और वो मुमकिन तौर पे आगे चल के कैसी हो सकती है। तो सबसे पहले तो तारुफ कराते हैं आपको कर्नल डगलस मैकग्राइगर साहब का। इन्होंने अमेरिकी आर्मी में सर्व किया है। 1990 की गल्फ वॉर में ये एक्टिव सोल्जर थे। उसके बाद यूगोस्लाविया पे जो 99 में बॉम्बिंग हुई नेटो की, उसके चीफ आर्किटेक्ट थे। इनकी एक किताब है ट्रांसफॉर्मेशन अंडर फायर। ये इजरायली आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के लिए कंपलसरी है, उनके लिए लाजमी है कि उस किताब को पढ़ें। ये तारुफ कराना इसलिए ज़रूरी था कि उन्होंने कर्नल मैकग्राइगर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सी बातों पे, वो रेगुलरली अपना एक पॉडकास्ट भी करते हैं और फ्रीक्वेंटली अपेयर होते हैं अमेरिकी टीवी चैनल्स पे। तो जो अभी उनका रिसेंट इंटरव्यू है उसमें उन्होंने कहा है कि जो सॉफ्ट बैली है अमेरिका की, यानी जहां से अमेरिका को कोई जख्म पहुंच सकती है, नुकसान पहुंच सकता है, वो है मैक्सिको। और मैक्सिको की जो हुकूमत है उनके मुताबिक वो सिर्फ 40 किलोमीटर यानी दारुल हुकूमत तक महदूद है। बाकी सारे इलाकों में कार्टल्स, माफियाज का राज है। और जो यूक्रेन में असला सप्लाई किया गया है, अमेरिकी असला, वो यूक्रेन के लोगों ने भिजवा दिया है, बेच दिया है उन कार्टल्स को। अब साउथ ऑफ अमेरिका वो असला उनके पास मौजूद है। अमेरिकी जो कांग्रेसमैन और दूसरे अहम लोग हैं उन कार्टल्स के हाथों बिके हुए हैं और उनका बहुत अमेरिकी मामलात में इन्फ्लुएंस इस तरह से भी है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यूक्रेन तो मुकम्मल तौर पे जंग हार चुका है, अब वहाँ पे कुछ नहीं रह गया खेलने को। और उनके पास जो डेटा है वो उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 लाख या 1,20,000 के बीच में तादाद है रूसी फौजियों की जो हलाक हुए हैं 3 साल की जंग में, और कोई 12 से 15 लाख यूक्रेनी फौजी इसमें मारे जा चुके हैं। बहुत बड़ा नंबर है, 1 to 10 का डिफरेंस। वो इस बात का खतरा महसूस कर रहे हैं कि ये जो यूक्रेन के फौजी जंग हार गए हैं, जब ये मुकम्मल तौर पे रिट्रीट करेंगे या हथियार डालेंगे तो उसमें एक गुस्सा, गम गुस्सा तो होगा। और मुमकिन है कि उनमें से कुछ लोग जो कि अमेरिका में भी मौजूद हैं यूक्रेनी, अब वो वहाँ पे भी चाकुओं के हमले कर रहे हैं और दूसरी वो तशद्दुद पसंदाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ट्रंप साहब की जान को उनकी तरफ से खतरा है। ये कल उन्होंने ये बात की। दूसरी तरफ काबुल में एक सूरत हाल डेवलप हुई है। हक्कानी साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे वो हुकूमत छोड़ के चले गए। वो सऊदी अरब के और मिडल ईस्ट के दौरे पे गए थे, वापस आए ही नहीं। उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज वहीं से रिलिंक्विश करके तो चले वहां से अलहदा हो गए मामलात से। अब मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि वजीर आजम हैं, सरबराह हैं अफगान हुकूमत के, उन्हीं के हाथ में मामलात हैं। 70% इलाका ये काबुली ग्रुप जो जिसको ये हेड करते हैं मुल्ला हैबतुल्लाह, ये उनके कंट्रोल में, और 30% कंधारी ग्रुप जहाँ पे वो हक्कानी साहब जहाँ उनका जिनका ताल्लुक है उसके साथ। सो ये सिचुएशन डेवलप हो रही है अफगानिस्तान में। ये अचानक तब्दीली कैसे वाक़ई हुई? अब मैक्सिको और अफगानिस्तान, ये दो चीजें हम इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं डॉट, कि यहाँ पे डायरेक्टली चाइना का इंटरेस्ट है। साउथ अमेरिका में चाइना जो अपना BRI प्रोजेक्ट कर रहा है और वहाँ पे अपनी तजारत को बढ़ा रहा है, उसमें पनामा कैनाल है। और जो यहाँ पे मिडल ईस्ट में और सेंट्रल एशिया में होना है ये BRI का प्रोजेक्ट। और जैसे हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमें बड़े तफसील से बताते रहे हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाइना कर चुका है, कितना तेल निकाल रहा है, कितना मादनियात निकाल रहा है। सो चाइनीज एक्टिविटी और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है, तो अफगानिस्तान को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मुमकिन तौर पे गुमान हम ये भी कर रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में कार्रवाई हुई है उसमें इन्हीं सारी कुव्वतों का कोई अमल दखल है। हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, आगे चल के देखेंगे। तो चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। आज हमारे साथ डॉक्टर हसनैन जावेद साहब मौजूद हैं, उस्मान शाहिद साहब हैं, अलमास सैदर नकवी साहब हैं। तो हस्ब रवायत जो हमारे नए मेहमान होते हैं हम उनसे स्टार्ट करते हैं। अलमास साहब, ये आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं ये जो रशियन मैटर है और यूक्रेन में जो हुआ है, कहा यह जा रहा है कि
प्यूटन साहब कब्जा नहीं करना चाहते यूक्रेन पे। वो इतने बेवकूफ नहीं है कि एक ऐसी पॉपुलेशन के ऊपर अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करे जिसके दिल में ऐसे जज्बात हो उनके खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जंग जो है बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाली, तो अभी ये मामला चलेगा आगे। और ट्रम्प साहब को आपको लगता है कि वो इधर इंगेज रहेंगे, जिस जंग को फौरन खत्म करना चाह रहे थे वो खत्म नहीं होने जा रही फौरी तौर पे? व्हाट डू यू थिंक? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। यूक्रेन की जंग, जैसे कि आप जानते हैं कि तकरीबन 3 साल हो गए हैं, और जब प्यूटन ने इस प्रीएम्प्टिव एक यूनिलैटरल इनिशिएटिव लिया था, वो तो इसको स्पेशली टैग करते हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, वो इन्वेजन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उन्होंने मतलब मेंशन किए थे। वो ऑब्जेक्टिव थे डीमिलिटराइजेशन, डीनाजिफिकेशन और न्यूट्रलाइजेशन। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो प्यूटन के नजदीक इस इनिशिएटिव के थे। अगर तीनों को अगर हम सामने रखें तो मैं समझता हूं कि न्यूट्रलाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो किसी हद तक वो अचीव कर चुके हैं, क्योंकि नेटो चीफ ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि जो नेटो के अंदर की मेंबरशिप है यूक्रेन की, वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। डॉक्टर जावेद साहब, ये सिचुएशन के टैरिफ्स और टेक वॉर, टेक्नोलॉजी की वॉर, जिस टेक्नोलॉजी का आप बताते आए हैं कि कितनी ऑटोमेशन की तरफ चला गया चाइना, और जाहिर है वो वहाँ पे बड़ी हैवी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। टैरिफ, उसको जवाबी कार्रवाई है, टैरिफ लगा रहे हैं ट्रम्प साहब की। डेस्परेट अटेम्प्ट लग रही है ये टैरिफ्स वाली, जहां लगा रहे हैं वहां से बाउंस बैक कर रही है चीज। प्राइसेस अमेरिका में कहाँ की कहाँ चली गई हैं, जो डेली यूज की गुड्स हैं उनकी। फिर ये मैक्सिको का झगड़ा उन्होंने पाल लिया है। इधर ये कार्रवाई अगर मुबैना तौर पे चले कहें, अभी ना किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है ना उसकी तरफ कोई ऐसा वाजे इशारा, लेकिन गुमान तो यही है ना जो डॉट्स आपके सामने रखे हैं। प्लीज बताइए। अच्छा, सबसे पहले सर ले लें क्या नाम है इनका, ट्रम्प साहब को। मेरा रीसेंट आर्टिकल अगर आपकी नजर से गुजरा हो, ट्रम्प सेशन, सो ट्रम्प सेशन के अंदर जो है वो मैंने आइडिया दिया है। आपका यही फ्रेज ट्रम्प सेशन ही जो है अपने प्रोग्राम में यूज भी किया था। जी, वो जो ट्रम्प सेशन है उसके ऊपर मैंने क्लियरली ये कह दिया है कि इसमें मुझे किसी और किस्म के एविडेंस की जरूरत नहीं है। एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कैबिनेट बनी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो CIA है, जो पेंटागन है और जो स्टेट डिपार्टमेंट है प्लस एडमिनिस्ट्रेशन है, और विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई भी इस वक्त ट्रम्प के साथ जो है मुकम्मल तौर पर नहीं है, यानी कोई कलेक्टिव डिसीजन नहीं है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रम्प जो है वो एक बहुत ही गलत डिसीजन ले चुका है। वो ये है कि इनवर्ट इकोनॉमी का कहकर हेजमोनिक आइडिया जो है वो साथ इंप्लीमेंट कर रहा है, यानी दो यानी ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। या हेजमोनिसिज्म हो सकती है, या आप अच्छे तरीके से जो है वो आप जो है वो इनवर्ट इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देते हैं। इनवर्ट इकोनॉमी का सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू होता है, कॉटेज इंडस्ट्री से शुरू होता है, अपने कॉलेजिएट्स लेवल पर शुरू होता है, आपकी अपनी इंडस्ट्री बनाने के मामले में शुरू होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप जब $14 पर आवर से कम नहीं आ सकते, और अगर आप मैक्सिकन बॉर्डर आपने खोला ही इसलिए था या इससे पहले की गवर्नमेंट ने, ताकि $4-5 पे जो है वो पर आवर वेज के ऊपर कोई काम कर ले, ताकि इलीगल आए, ताकि वो फ्रेम में आ ना सके, स्ट्रक्चर में ना आ सके, मॉनिटरिंग में ना आ सके। लेकिन मॉनिटरिंग में आएगा तो वो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो है वो गिर जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपने सॉफ्ट वैली की बात की, नंबर 1। इससे पहले मैं ये बात बताता चलूं कि ये मेरी प्रेडिक्शन नोट कर लें कि इकोनॉमिक कोलैप्स आना शुरू हो चुका है। उसकी रिपरकशन अगले 3 महीने के अंदर मैं फोरकास्ट आपको बना के दे रहा हूं कि एक तो मैक्सिको प्लस कनाडा, इटली प्लस कनाडा, यूरोप प्लस कनाडा, ये सारा का सारा एक जो है वो अलायंस बनेगा। ठीक हो गया।
इस अलायंस के साथ ये जो है वो टैरिफ की मैनेजमेंट ये देखेंगे और आपस में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह करेंगे। मुमकिन तौर पे जो मामला जो है वो आपको उभरता हुआ मजबूत आदमी जो है वो कैनेडियन प्रीमियर जो है वो आपको नजर आएगा। अच्छा, कनाडा जो है वो बेहतर तरीके से मैक्सिको को डील करेगा और ब्राजील को डील करेगा। अच्छा, और जो नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं ये कनाडा के, जो अभी जिन्होंने बताया भी है, और मैं बता रहा हूँ, ही इज अ हार्डलाइनर, ही इज अ पैट्रियट, ही इज अ हार्डलाइनर एंड ही नोज हाउ टू डील ट्रम्प। अच्छा, ट्रम्प ने अमेरिका की पॉलिसी नहीं, अमेरिका की हेजमोनी नहीं, अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसको मईशत का पता ही नहीं है, इसको अलिफ बे नहीं आती, इसको इकोनॉमी का कुछ पता नहीं है। ये एक फ्रॉडलेंट किस्म का बिजनेसमैन है जिसके बारे में एक बहुत पॉपुलैरिटी का एक जो है वो हाइप क्रिएट हुआ और सारी दुनिया ने कहा कि भाई कमाल है। असल बात तो ये है कि कैसीनोज वगैरह ये सारी चीजें या बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्टर्स उसके कहते क्या है, मैक्सिमम बिल्डिंग्स मुकम्मल होकर 25 से 30% रकमें ये वापस देता ही नहीं है। यानी अपने कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट लेट करना, बिल ना देना, और ये मामला बदमाशी तक उतर आना, और ये मामला तो उसके लंबे चलते रहते हैं। सो ही इज नॉट पाकिस्तानी स्टाइल से ये कारोबार करते हैं। जी सर, मैं बड़ा पाकिस्तानी स्टाइल से कारोबार करते हैं। जी जी। सो अब ये बहुत बड़ा झटका नंबर 1। दूसरे पे मैं आपको मैक्सिको का बता दूं सर। मैक्सिको के ऊपर मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि ये एक सॉफ्ट वैली है, ऑफ कोर्स है, लेकिन वहां के कार्टल्स इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि उस कार्टल्स के अंदर जो है रशियंस भी हैं। अच्छा, जो अमेरिका के अंदर भागकर गए हुए थे चाइना से भागकर जो गए हुए हैं उनके नेटवर्क्स भी हैं। अच्छा, चाइना प्रोडक्ट की सूरत में बहुत तेजी से बैठा हुआ है। अच्छा, जो अमेरिका नहीं लेता रहा था प्रोडक्ट, यानी जो डायरेक्ट नहीं खरीद रहा था, मैक्सिको खरीद रहा था, मैक्सिको खरीद कर आगे अमेरिका को देता था। आज यू गेटिंग इट? यानी अगर आप 65% टैरिफ लगाते, कहीं ना कहीं से हर लिहाज से चाइना की प्रोडक्ट बिक रही है। सो ब्राजील और 17 ममालिक जो नॉर्थ अमेरिका के हैं वो बहुत तेजी के साथ चाइना के साथ अपना ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो मैक्सिको है वो इस टाइम पर जो है वो कार्टल्स का हब बन चुका है। अच्छा, उस कार्टल्स के अंदर ब्लैक मार्केट इतनी ज्यादा है कि आपने जैसे अभी बात की कि इसके यानी यूक्रेन का असला वो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर वहां पर है और वो माफिया बड़ा मजबूत हो चुका है। अच्छा, तीसरी बात मैं जो लेकर आना चाहता हूँ, एक तो ये वाली बात, तीसरी बात जो मैं अब आपकी काबुल पे लेकर आऊं, साथ ही ट्रंप को ये भी समझना है कि हेजमोनिसिज्म को किस तरह कंट्रोल करना है वो नहीं कर सकता, और अफगानिस्तान के अंदर जो है मार्को रूबियो जो है वो अभी तक उसी एजेंडे के ऊपर है कि मामला अभी बढ़ाने हैं, फैलाने हैं, तेज करने हैं, और साथ जो है वो प्रो इजराइल सेंटीमेंट जो है वो मैंने आपको पहले दिन से कहा था अमेरिका को ले डूबेगा। सो अब जो है वो प्रो इजराइल सेंटीमेंट प्लस उसके लिए जरूरी है कि यहां पर इस खित्ते के अंदर अपनी मदाखलत करना। सो कंधारी ग्रुप हो या हक्कानी ग्रुप हो या इनके अंदर रिफ्ट हो या ना हो, कोई ना कोई इनको हिलाएगा। तो यहां पर मौजूद हैं वो CIA के एजेंट जो रिफ्ट करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते, लेकिन इन एनी सिचुएशन चाइना उनके साथ ट्रेड तो कर सकता है लेकिन अफगानियों को पनाह नहीं देगा। अच्छा, इस सूरत के अंदर पाकिस्तान अफगानियों के साथ अच्छा सलूक करे या बुरा सलूक करे? बुरा सलूक करने का तो मैं मशवरा दे ही नहीं रहा, मैं सिर्फ नेगोशिएशन कह रहा हूं, ताकि किसी भी सूरत से, क्योंकि पाकिस्तान 3 जगहों से फंस रहा है। एक, चाइना को बुरी तरीके से नाराज किया, अब आप टॉप प्रायोरिटी से सिर्फ प्रायोरिटी पर है। चाइना आपसे शदीद नाराज है और चाइना अब आपसे जो है वो 22 अरब रुपए जो कमर्शियल लोन्स हैं, $8 बिलियन जो आपका स्टेट टू स्टेट लोन्स हैं, वो अब आपसे डिमांड करेगा कमर्शियल के ऊपर, और उसके अगेंस्ट जो है वो बलूचिस्तान में हम मिनरल माइन एक्सप्लोरेशन देंगे या नहीं देंगे, ये आपने फैसला करना है। क्योंकि अगले राउंड में चलते हैं इधर बलूचिस्तान। मोटी बात करने लगा हूं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपके, मैं नाम नहीं लेने लगा, लेकिन आपके स्पोक्स पर्सन ने मुझे डेटा नहीं दिया, उनके पास डेटा है नहीं। और सवाल ये आया था चाइना से, जो मैंने उनसे चाइना के बिहाफ पे पूछा था कि आप ये पे बैक कैसे करेंगे। उसके ऊपर रोल ओवर पे इंटरेस्ट रेट है जो कि 3.7% से 6% तक इंटरेस्ट रेट है। यही बातें इस्लामाबाद से सुनाई दे रही है। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और बाकी जगहों, चारों जहतों से आप बुरी तरह फंस चुके हैं। रही बात जो है आपने कर्नल डगलस मैकग्रेगर की बात, उसका मैं जिक्र छोटा सा कर दूं, बिल्कुल दुरुस्त कहा।
रशिया को यूक्रेन में तेजी के साथ इन्वेड करने की कतई जरूरत नहीं है।